बच्चों नमस्कार, सबको नमस्कार। अब बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इसकी वजह से बच्चों अभी चूँकि स्कूल जो है वो खुले नहीं हैं या स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो जा नहीं रहे हैं, तो यहाँ बच्चों जो हम पढ़ाएंगे आपको लाइव क्लासेज, इनके माध्यम से आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना है। तो जो बच्चों अपना नया साल है, इसमें जो इंग्लिश है उसमें पहला टॉपिक बच्चों जो टेंस है, बड़ा जनरल टॉपिक है जो आपको मैं पढ़ाता हूँ, सदैव पढ़ाता हूँ, ये बड़ा आवश्यक भी है। तो यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो ज़रा बच्चों देखेंगे आप टेंसेज क्या है। आप देखते हैं कि टेंसेज को बच्चों आप हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, लिखना शुरू कर सकते हैं आप। ये हो गया टेंसेज। टेंसेज को आप हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों काल यानी क्या होता है। काल का मतलब हम जनरली बच्चों टाइम या समय से लेते हैं। ठीक है, टाइम या समय से हम क्या है काल का मतलब निकालते हैं। परंतु जो बच्चों इंग्लिश के ग्रामेरियंस हैं उनका ये मानना है कि टेंस, ज़रा ध्यान देना, और दूसरा है टाइम। तो ऐसा माना जाता है कि टेंस एंड टाइम जो है डू नॉट मीन द सेम थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में बच्चों इन दोनों का मतलब क्या है, एक जैसा नहीं है। तो टेंस का मतलब तो काल हो गया और इसका मतलब समय हो गया। अब प्रश्न ये है कि साहब दोनों में अंतर क्या है, काल और समय तो एक ही बात है। तो बच्चों अंतर ये है कि टेंस का मतलब काल आप हिंदी अनुवाद करते हो, लेकिन अगर मैं आपसे टेंस की परिभाषा पूछूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि टेंस की परिभाषा क्या है, तो बच्चों ये आप काल थोड़ी बताओगे, काल तो उसका अनुवाद हुआ। अब बच्चों टेंस की जो परिभाषा है वो ये है, टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेंसेज। यानी जो टेंसेज नाम का जो टर्म है, टेंसेज नाम का बच्चों जो टर्म अर्थात जो पारिभाषिक शब्द है, उससे आप क्या समझते हैं। तो बच्चों देखने वाली बात यह है कि जो टेंसेज है इसका मतलब होता है, जरा देखना, फॉर्म ऑफ द वर्ब। आ गई समझ में। ये जो बच्चों फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है क्रिया की फॉर्म या क्रिया का रूप, दैट्स व्हाट वी कॉल टेंसेज, उसी को हम टेंसेज कहते हैं। तो इसका मतलब टेंस का मतलब क्या हुआ। अब टेंस का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे आपको एक वर्ब दे दी हमने, जरा ध्यान देना, गो एक वर्ब है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है या प्रेजेंट फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे गो है, तो ये टेंस प्रेजेंट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी सेकंड फॉर्म या इसकी जो है पास्ट फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे वेंट। तो हमारे पास दूसरा टेंस क्या हो गया, दूसरा टेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि इसकी थर्ड फॉर्म या इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे गॉन। तो बच्चों ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना, तो इसमें ये भी पास्ट ही है, क्योंकि ये कोई फ्यूचर पार्टिसिपल तो नहीं, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी फ्यूचर फॉर्म क्या है, तो आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं साहब जिसकी फ्यूचर फॉर्म होगी विल गो। हो सकता है बच्चों, लेकिन फ्यूचर फॉर्म विल गो नहीं होती। ये जो गो है ना, इसके आगे आपने तो मॉडल लगाया है। मॉडल लगा करके आपने क्या कर दिया है कि ये तो मॉडल है और ये मेन वर्ब है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम टेंस की फॉर्म की बात करते हैं तो वी कंक्लूड दैट, हम इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि देयर आर ओनली टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अंग्रेजी में बच्चों वर्ब की केवल दो फॉर्म होती है, एक तो हो गई गो, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, या इवन प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ये पास्ट फॉर्म हो गई, ये भी पास्ट फॉर्म हो गई। तो बच्चों इसको तीसरी नहीं, इन दोनों को मिला करके तो एक ही गिनना पड़ेगा ना, इन दोनों को मिला करके तो एक ही गिनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, यानी केवल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब बात आती है फ्यूचर क्या है। तो बच्चों अच्छे से समझ लीजिए, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। क्या कहा हमने, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर बच्चों सिर्फ टाइम होता है, और फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। वी हैव सो मैनी वेज और वी हैव सो मैनी मेथड्स। हमारे पास कई मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फ्यूचरिटी। फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए
या भविष्य काल को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास में कई उपाय हैं। तो बच्चों उनमें से एक उपाय क्या है? एक उपाय तो यह है विल गो। ये बच्चों पहला उपाय है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले मॉडल का प्रयोग करके आप फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आई विल गो होम टुमारो। तो आई विल गो होम टुमारो में बच्चों आपने विल गो का प्रयोग करके क्या किया है? फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस किया है। दूसरा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ आपने इज एम आर का प्रयोग करके यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करके भी आपने फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस किया है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। तो नरेंद्र मोदी कल जयपुर आएंगे। अब बच्चे एक बात बताओ कि नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो या द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, तो यहाँ आपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हुए आपने क्या किया है? फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस किया है, प्लान्ड फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस किया है। इस तरीके से भी आप बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कमिंग जयपुर टुमारो। तो यहाँ आपने इज एम आर के साथ में प्रयोग किया है। मैं कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हो, आप प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हो, आप इज एम आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग करते हो, आप विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हो। इस प्रकार से बच्चों दीज आर सम डिफरेंट वेज बाय विच और थ्रू विच यू कैन एक्सप्रेस फ्यूचरिटी। इनके माध्यम से आप फ्यूचर को अभिव्यक्त करते हो। तो इसलिए फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अपने आप में कोई फॉर्म नहीं है। सिंस देयर इज नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूंकि वर्ब की कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है, दैट्स वाई देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए अंग्रेजी भाषा में कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता है। इस बात से आपको बच्चों ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? इन जनरल वी डिवाइड टेंसेज इनटू 3 पार्ट्स। लेकिन बच्चों अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि जो टेंस है उनको 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बताया गया है कि अलग चीज है, बट इन जनरल वी कॉन्सेप्ट है ना, वी द कॉन्सेप्ट टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको क्या है 3 भागों में बांट लेते हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे कि चूंकि फॉर्म ऑफ द वर्ब को टेंस कहा जाता है और चूंकि फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब इंग्लिश में नहीं होती, इसलिए अंग्रेजी में क्या नहीं होना चाहिए? फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या है? दिस इज द सेगमेंट ऑफ टाइम। ये बच्चों समय का ये कालखंड है, ये तो समय का एक टुकड़ा है, समय का एक भाग है। परंतु हम अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं? टेंसेस टॉपिक को 3 भागों में बांटते हैं। तो वो बच्चों हम आपको आइए समझाते हैं, जरा ध्यान देंगे आप। अब सबको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं बच्चों। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जो भी चल रहा है, कोरोना वोरोना, तो आप उसको प्रेजेंट कहते हैं। तो टेंसेस को बच्चों आपने कितने भागों में बांटा, जरा बताना। ये टेंसेस को बच्चों आपने 3 भागों में बांटा। ठीक है, तो पहला भाग कौन सा हो गया? पहला भाग हो गया प्रेजेंट। ये हो गया PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। हिंदी में आप बोलेंगे वर्तमान काल। कोई समस्या? और जो गुजर चुका है उसको बच्चों आप कहेंगे पास्ट टेंस। क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। इसे हिंदी में बच्चों भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, अथवा इसको कभी कभी बच्चों निवर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, निवर्तमान कह दो, चाहे विगत कह दो, विगत। ठीक है, विगत बोल दिया आपने, विगत, या केवल गत बोल दो। ठीक है, या बच्चों इसको भूत बोल दो। इन सब का माने एक ही होता है हिंदी में। ठीक है, अब एक आता है फ्यूचर। आगे वाला जो पार्ट है उसको फ्यूचर। पहले ही कह चुका हूँ बच्चों की फ्यूचर टेंस नहीं टाइम होता है। ये अलग बात है कि जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कई बार मेरे मुंह से क्या निकलेगा? फ्यूचर टेंस निकलेगा। लेकिन आपको इस बात को समझ लीजिए कि अपनी आदत पड़ी हुई है, और हम जब छोटे थे तब इसी प्रकार से पढ़ाया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है बच्चों, ट्रेडिशनल इंग्लिश में ऐसा होता था कि टेंस को 3 भागों में बांटा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये बताया गया है कि टेंस जो 3 नहीं होते हैं, टेंस तो सिर्फ 2 होते हैं। हालांकि ये कन्फ्यूज करने वाली बात ही है, क्योंकि जब आप अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट करके चीज़ को पढ़ रहे हो तो फिर विद्यार्थियों को कन्फ्यूज करने की क्या जरूरत है? पर मुझे कन्फ्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों परीक्षा में सीधा सपाट सवाल आ जाए कि बताओ टेंस कितने होते हैं, 3, 2, तो 3 तो गलत है बच्चों। शुद्ध तो यही आपका जवाब तो यही है कि टेंस तो सिर्फ 2 होते हैं। ये जो फ्यूचर है ये सिर्फ टाइम है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको भी इनके साथ जोड़ करके 3 भागों में बांट करके 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हो गया प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इस तरीके से आपने क्या देखा
इस तरीके से सीधी सी बात है बच्चों कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल और इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, हिंदी का कोई भी वाक्य अगर उसके अंत में है आ जाए, अगर उसके अंत में हैं आ जाए या उसके अंत में हूँ आ जाए तो समझ लेना वो प्रेजेंट टेंस है। अगर हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में बच्चों था आ जाए और लड़की है तो थी और अगर बहुवचन है तो थे, कोई समस्या है। और फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, गा, लड़का है तो, लड़की है तो गी और अगर प्लूरल है तो गे। ये फंडा बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपने क्या देखा कि टेंस का मतलब टाइम तो नहीं होता, टेंस का मतलब टाइम तो नहीं होता लेकिन टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस का मतलब टाइम तो नहीं होता लेकिन टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का रूप। और आप जानते हैं देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आप जानते हैं बच्चों वर्ब की 3 फॉर्म होती है, दैट्स वाई देयर आर नॉट 3, देयर आर ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, है ना। एक तो प्रेजेंट फॉर्म होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है, दैट्स वाई देयर आर ओनली 2 टेंसेज। इसलिए क्या है बच्चों, सिर्फ 2 टेंस होते हैं, ठीक है। और जो फ्यूचर वाला पार्ट है तो हम उसको टेंस नहीं मान करके हम उसको सिर्फ क्या मानते हैं, टाइम मानते हैं। इतना समझ में आ गया है। प्रेजेंट जो है बच्चों आपको बताया कि हिंदी में क्या होगा, वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ आएगा। भूतकाल है तो जिसको इंग्लिश में पास्ट कहते हैं था थे आएगा। और अगर फ्यूचर टेंस माने भविष्यत काल है तो उसके अंत में गा जी आएगा। इतनी सी बात बच्चों आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए अपनी बात हम लेते हैं। अब बच्चों आपने क्या देखा, टेंस को कितने भागों में बांटा, टेंस को आपने 3 भागों में बांटा। और पहला भाग कौन सा था, प्रेजेंट। पहला भाग प्रेजेंट था तो ये ले लेते हैं बच्चों वापस प्रेजेंट। ये पहला वाला जो पार्ट है बच्चों आपका था प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस को आपने क्या किया, ये प्रेजेंट टेंस जो है बच्चों इसके पुनः कितने पार्ट करेंगे आप, इसको सब डिवीजन करेंगे 4 भागों में। तो बताओ सबसे पहला वाला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला वाला होगा देखना प्रेजेंट सिंपल। लिखते भी चलो प्रेजेंट सिंपल। इसे बच्चों अन्यथा क्या बोलते हैं, इसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बच्चों पहला पार्ट। कोई समस्या, इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि टेंस को मैंने 3 भागों में बांटा एंड नाउ आई एम गोइंग टू सब डिवाइड द टर्म टेंसेज। अब जो टेंसेज नाम का टर्म है उसको मैं सब डिवाइड करने जा रहा हूँ इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इनटू 4 पार्ट्स। पहला वाला क्या है, प्रेजेंट सिंपल, जिसे अन्यथा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, कि 2 नाम है, बहुत अच्छे। दूसरा बच्चों प्रेजेंट देखो कंटिन्यूअस, क्या बोला हमने, ये कंटिन्यूअस है बच्चों। इस कंटिन्यूअस को अन्यथा प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। और कुछ बुक्स में बच्चों आपको मिलेगा इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, खासतौर पे जो बिहार और यूपी पब्लिकेशन की जो बुक्स है उनमें बच्चों क्या लिखा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और बच्चों इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। और आगे वाला जो पार्ट है उसे आप क्या कहोगे, प्रेजेंट परफेक्ट, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टेंस सबके अंत में जुड़ेगा और अंत में देखो बच्चों ये हो गया प्रेजेंट, और ये देखो परफेक्ट, परफेक्ट भी हो गया, और कंटिन्यूअस भी आ गया। ये अलग बात है कि कंटिन्यूअस के स्थान पर प्रोग्रेसिव भी आ सकता है। इन दिस वे, इस प्रकार से आई हैव डिवाइडेड प्रेजेंट टेंस इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट टेंस को बच्चों 4 अलग अलग भागों में बांटा। इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट टेंस को 4 अलग अलग भागों में बांटा। तो पहला वाला भाग बच्चों आपने क्या देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कोई प्रॉब्लम, जिसका मतलब होता है वर्तमान साधारण काल, ठीक है। और इसमें क्या है बच्चों, कोई भी काम साधारण तो होता है, जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूँ, आप खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इस तरीके के बच्चे। कॉन्टीन्यूस में कोई काम लगातार होता है, लगातार हो रहा होता है, जैसे वो खेल रहा है, वो नाच रहा है, वो मुस्कुरा रही है ना, इस तरीके से। और परफेक्ट में कोई काम पूरा हो जाता है। पूरा होने के 2 तरीके हैं, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट, और मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। यानी चुका हूँ भी आ सकता है हिंदी अनुवाद में, और कोई काम कर लिया है, आ है, ई है, इस तरीके की आवाज़ आती है, मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, उसने प्रतियोगिता जीत ली है, ठीक है, उसने प्रतियोगिता जीत ली है, इस तरीके की बातें हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें बच्चों वो होता है, जैसे मान लो मैं 2 प्रकार से बोल सकते हैं इसको। जैसे एक तो मैंने आपको कहा कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अब इसमें सुबह से और लगा दिया। या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार करता रहा हूँ, या मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये एक प्रकार का कंटिन्यूस ही होता है। लेकिन चूंकि इसमें क्या हो जाता है बच्चों, सुबह से 2 घंटे से 4 घंटे से टाइम दे दिया जाता है। टाइम कभी निश्चित होता है,
पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं आप उसे, कभी टाइम अनिश्चित होता है उसे आप पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो अगर निश्चित होता है तो आप सिंस लगाते हैं, लेकिन अगर अनिश्चित होता है तो फॉर लगाते हैं। वो कॉन्सेप्ट आइए मैं समझाऊंगा आपको। तो बच्चों चूंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है, ये कॉन्टिन्यूस के साथ में इसमें टाइम दिया होता है कि, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काम परफेक्ट हो गया। कैसे, जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो बच्चों आप इंतजार करने का काम तो आपने 2 घंटे पहले ही शुरू कर दिया था, 2 घंटे पहले ही शुरू कर चुके थे। तो इसमें क्या है, परफेक्ट भी हो गया है, लेकिन प्रतीक्षा भी जारी है। प्रतीक्षा शुरू तो आप कर चुके, लेकिन प्रतीक्षा का कार्य भी जारी है। इसमें परफेक्शन भी है, इसमें कंटिन्यूटी भी है, इसलिए इसको मिला करके हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब बच्चों आपने क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस को हमने 3 भागों में बांटा। अब पास्ट को बच्चों आप खुद बांट सकते हैं। यहाँ पास्ट करोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताना, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका काम। दूसरा बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस, बोलना जरा पास्ट कंटिन्यूअस, और उसके आगे है उसको कह सकते हैं आप पास्ट प्रोग्रेसिव, और अगर मान लो प्रोग्रेसिव नहीं तो आप उसको क्या कह सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट। लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा नाम यही यूज में आता है, इनका यूज़ बहुत कम होता है। इधर सिंपल और इंडेफिनिट दोनों का यूज़ बराबर बराबर होता है, कभी सिंपल कभी इंडेफिनिट, दोनों ही क्या है, ये तो बोलचाल के शब्द हैं। अब आगे क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को आप हटाइए, क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद में आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर की बांटो, तो बच्चों यहाँ पर एक ही जगह आप सी कर दोगे, तो सी की जगह आ जाएगा फ्यूचर। तो पहला क्या हो जाएगा जरा बताना, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट। और आगे आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और अंत में आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ये अलग बात है कि इन 12 में से 4 टेंस नहीं होते, सिर्फ वो टाइम होते हैं, तो टेंस तो 8 ही हुई है। टोटल मिलाइए अगर देखा जाए तो टेंस के जो सब डिवीजन है वो 8 ही हुई है, बट आई विल टीच यू 12। लेकिन बच्चों में आपको पूरे 12 के 12 हैं, वो समझाऊंगा, एक एक समझाऊंगा। और इसके बाद में जब आप बुक पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, तो बड़ा आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। और ये ग्रामर का टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। और वैसे भी क्या है कि आप जैसे कंपोजिशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, या आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की दृष्टि से भी बच्चों ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, मानो कि टेंस तो अंग्रेजी का कीबोर्ड है एक प्रकार से, जैसे कीबोर्ड पे हाथ जम जाता है और उसके बाद में अपन आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से हैं ये जो टेंसेज है बच्चों, ये एक तरह से अंग्रेजी का, इसको आप कखैरा मान सकते हैं, कक्का मान सकते हैं, कखैरा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें आगे आपको समझना और पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कुछ समझाया नहीं है, यहाँ तक बच्चों मैंने कुछ नहीं समझाया है। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक चार्ट पेश किया है कि एक टेंस होता है और ये टाइम से थोड़ा जुदा होता है, और हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन मैंने साथ में ये भी कह दिया है कि फ्यूचर को हम अपनी सुविधा के लिए ही बांटते हैं, हालांकि फ्यूचर इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा कि साहब इनको पुनः 4-4 भागों में बांटते हैं। तो एक को सिंपल बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। एक को कंटिन्यूस बोलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। एक को हम परफेक्ट बोलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और एक को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपने देखा अभी तक बच्चों मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, आई एम ओनली इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक स्टिल। मैं अभी भी बच्चों क्या कर रहा हूँ कि जो टॉपिक है उसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैंने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। तो इनमें से सबसे पहला कौन सा चलेगा, प्रेजेंट सिंपल। लिखो बच्चों, ये 12 हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में आपको समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान दो प्रेजेंट सिंपल की क्या स्थिति। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपकी आसानी समझ में आ जाएगा। अब बच्चों वो तरीका जो आप पढ़ते आए होता है, ती है, ताऊ, तीहूं, इस तरीके से मैं समझाऊंगा नहीं। मेरा समझाने का तरीका जो है वो बच्चों कौन सा मेथड होगा, जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ वो बताओ, इंडक्टिव मेथड होगा या डिडक्टिव मेथड होगा। तो आप बच्चों आप जानते हो मैं एग्जाम्पल पहले देता हूँ, नियम बाद में लिखवाता हूँ। तो इस तरीके का जो मेथड होता है उसको बच्चों डिडक्टिव नहीं, इसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। मेथड है ये टीचिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये मेथड जो है बच्चों ये क्या है, टीचिंग में थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपको जो टेंस में पढ़ाऊंगा वो डिडक्टिव मेथड से नहीं पढ़ा करके इंडक्टिव मेथड से पढ़ाऊंगा। इंडक्टिव मेथड का मतलब बताया आपको, आई विल साइट द एग्जाम्पल्स फर्स्ट, पहले मैं उदाहरण दूंगा, आपको कहूँगा कि इसको कुछ सोचो, अपना दिमाग अप्लाई करो, डोंट बी ओनली पेसिव लिसनर्स, केवल जो है निष्क्रिय श्रोता मत बनो, अप्लाई योर ऑन माइंड, अपना खुद का दिमाग अप्लाई करो।
एंड देन वी विल कंक्लूड, उसके बाद हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, और वो जो निष्कर्ष होगा वही नियम होगा। नियम और क्या होता है, नियम वो निष्कर्ष ही होता है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आगे देखना आप, तो पहला वाला टेंस कौन सा चलेगा, आप देखते हैं बच्चों, सबसे पहले चलेगा प्रेजेंट सिंपल। कौन सा चलेगा, प्रेजेंट सिंपल। केवल इतना लिखो आप, और आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके आगे कोई नियम वगैरह वगैरह अपन कुछ नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ इतना समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है बच्चों, वो जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको देता हूँ एक सेंटेंस, जरा ध्यान देना। जैसे मैंने आपको कहा आई टीच यू, आई टीच यू। अब ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपको ऐसा हिंदी में कोई नहीं देगा। अब प्रश्न ये है कि बच्चों प्रथम दृष्टिया जब आप किसी वाक्य को इंग्लिश में देखोगे तो आप इसका अनुवाद कैसे करोगे, तो इसका अनुवाद करने का तरीका समझो आप। पहली बात तो आप जानते हो इंग्लिश में क्या होता है, ध्यान देना। मैं तुमको पढ़ाता हूँ, पहला अंतर तो ये समझ लो। और इंग्लिश में कहना पड़ेगा इसी बात को कुछ यूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ किसको, तुमको। ये फ़र्क आपके बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ। उनको कहने का तरीका बच्चों, अपन कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, यानी हम क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, और हम जो कर्ता का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। तो कर्ता का प्रयोग तो हम भी वाक्य के शुरू में करते हैं, और कर्ता का प्रयोग तो अंग्रेज भी वाक्य के शुरू में ही करते हैं। परंतु फर्क कहाँ आ जाता है, हम क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। वी यूज द वर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हम वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के एंड में करते हैं। लेकिन बच्चों वो वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद में, पढ़ाता हूँ यहाँ आएगा, और ये जो तुमको ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप यहाँ करोगे। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जहाँ अंग्रेजी में हमारे हिंदी का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगी। सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। अंग्रेजी में क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा और ये वर्ब यहाँ आएगी और ऑब्जेक्ट यहाँ आएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये है बच्चों आधारभूत अंतर। ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। आप पहले ये इस तरीके से बोलने की आदत डाल लो। कैसे, इस तरीके से बोलने की आदत डाल दो, भारत मेरा देश है। ऐसे नहीं बच्चों, भारत है मेरा देश, ये बोलने की आदत डालनी पड़ेगी आप। जैसे सुनो, मैं कल जयपुर जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा कल, मैं जो है मैं जाऊंगा कल जयपुर, मैं जाऊंगा कल जयपुर। उसी तरीके से जब मैंने आपको कहा कि उसने मैच जीत लिया है, ऐसे मत बोलो उसने जीत लिया है मैच, उसने जीत लिया है मैच। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से मैं कहता हूँ पंखा चल रहा है, ऐसे मत बोलो पंखा चल रहा है। ठीक है बच्चों, पंखा चल रहा है, तो पंखा जैसे पंखा कमरे में, जैसे मैंने आपको कमरे में पंखा चल रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा पंखा चल रहा है कमरे में। उसी तरीके से मैंने कहा शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो कैसे बोलोगे, शेर दहाड़ रहा है जंगल में, शेर दहाड़ रहा है जंगल में। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या बोलना पड़ेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ सुबह से तुम्हारा। इस तरीके से बच्चों मेरा कहने का भावार्थ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, व्हाट आई एक्चुअली
वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बात बच्चों ये है कि जो वर्ब है, क्रिया है, उस क्रिया का प्रयोग आपको कहाँ करना है। उस क्रिया का प्रयोग बच्चों वाक्य के अंत में नहीं करना, सब्जेक्ट के ठीक बाद और ऑब्जेक्ट के पहले करना। क्लियर हो गई बात? ऐसा ही हुआ है। यही सब्जेक्ट है, हिंदी में भी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट है। टीच वर्ब है जो हिंदी में अंत में आती है, लेकिन यहाँ आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों। ऑब्जेक्ट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन हिंदी में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग लास्ट में कर रहे हैं। एक बात तो बच्चों ये समझ लो कि आई टीच यू यानी मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो इसमें दो बातें हैं। यहाँ आपको समझाने वाली बात एक तो है बच्चों मैं पढ़ाता हूँ तुमको। अब इसका अनुवाद क्या है, मैं पढ़ाता हूँ तुमको, तो आप हिंदी के हिसाब से क्या अनुवाद कर दो ये कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ। हिंदी के हिसाब से वाक्य को सेट करोगे। मैंने तो यूँ लिखा था मैं पढ़ाता हूँ तुमको, फिर आपने क्या किया, हिंदी का जो अपना सूत्र वो क्या कहता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट रख दिया, फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट रख दिया, और इस तरीके से आपने इसका सुधरा हुआ रूप या हिंदी के अनुसार आपने इसका ये रूप बना दिया कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कोई समस्या यहाँ पर? अब बच्चों प्रश्न ये है कि मैंने आपको कहा कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा। मैंने अंत में ताहू ही क्यों बोला, कैसे पता चला मुझे? तो वो चीज़ बच्चों आपको समझनी चाहिए। वो समझाने वाली बात यह है बच्चों कि जब लिखा आता है कि आई टीच यू, तो ये सूत्र आपके पास में आ गया एक तरीके से। कैसा सूत्र आ गया बच्चों, जरा देखो, ये सब्जेक्ट है और ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों एक बात समझ लो कि इस ऑब्जेक्ट को भी रहने दो, ये आए या नहीं आए इससे मतलब नहीं है, आप तो केवल इतना ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो कि सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी। अब प्रश्न ये कि पांचवी फॉर्म क्या होती है, तो ये बहुत आसान है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ऐसे ये जोड़ दो, उसी को पांचवी फॉर्म कहेगी। जैसे गो तो यहाँ गोज आ जाएगा, यहाँ टीच तो यहाँ टीचेज आ जाएगा, यहाँ प्ले तो यहाँ प्लेज आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बच्चों, यही प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वाक्य का टेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। पहला सवाल, अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल है, आपसे कहीं इसका अनुवाद करो, तो अनुवाद करने का एक तरीका है बच्चों, आप केवल ये याद रखो ता है, बस। अब ता है का मतलब ये है बच्चों, अगर लड़की है तो ती है, ठीक है, ता है खुद के लिए तो ता हूं, और लड़की खुद के लिए बोल रही है तो ती हूं, और अगर बच्चों प्लूरल यानी बहुवचन के लिए आ रहा तो ते हैं, और सेकंड पर्सन के लिए आ रहा तो ते हो। इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है, मोटी बात ताहू की है। तो बच्चों जब आप बोलते हो आई टीच, तो आप इसका अनुवाद कर रहे हो, तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, और यदि ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसका अनुवाद बच्चों ऐसा होगा कि मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ ये नहीं हो सकता कि मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा। यहाँ ताहूँ क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे चल गया पता कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, और मैं ये जानता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि ध्वनित होते हैं। बात समझ में आ गई है? तो बच्चों हिंदी में कोई सेंटेंस नहीं देगा आपको कि मैं जयपुर जाता हूँ और आप अंग्रेजी अनुवाद करो, ऐसा नहीं होता। आपको दिया जाएगा आई गो टू जयपुर एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आपको उसको समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू ट्रांसलेट दैट, आपको उसका अनुवाद करना पड़ेगा। तो फिर क्या करोगे? तो प्रथम दृष्टया आपको वाक्य अंग्रेजी में दिखाई देगा, हिंदी में दिखाई नहीं देगा। इसलिए हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना छोड़ो और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखो। हालांकि बात वही है, लेकिन तरीका थोड़ा, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये ज़्यादा आसान, ठीक है। अभी मैंने कोई नियम नहीं बताया है, नियम तो अब बताएंगे हम आपको। तो बच्चों पहला नियम क्या बन गया आपका कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बच्चों वह होता है, ध्यान दो, जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान दो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है, नियम बन गया आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है, लिख लो, जिसमें क्या होता है, जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस का जुड़ना। पहली बात क्लियर? दूसरी ओर सुनो, दूसरी बात बच्चों ये है कि
प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब भी हिंदी अनुवाद करोगे तो वाक्य के अंत में क्या बोलना पड़ेगा? ता है। अब बच्चों ता है का मतलब बता दिया, अगर लड़की है तो ती है, और स्वयं के लिए तो ता हूं, और लड़की स्वयं के लिए कह रही है तो ती हूं, और अगर प्लूरल यानी बहुवचन के लिए है तो ते हैं, और यदि सेकंड पर्सन है बहुवचन तो ते हो, जैसे जाते हो, आते हो, खाते हो, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं। तो ये दो बातें आपके समझ में आ गई है। अब बच्चों पहला सेंटेंस हमारा क्या था? आई टीच यू। आई टीच यू यानी मैं तुमको पढ़ाता हूँ। यहाँ बच्चों एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है आई टीच यू यानी मैं तुमको पढ़ाता हूँ, इसका अनुवाद तो आपके समझ में आ गया है। लेकिन बच्चों यहाँ आई का ही प्रयोग होगा, ध्यान दो। यहाँ मी, जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आई लाइक टीचिंग होगा, ऐसा नहीं मी लाइक टीचिंग हो जाएगा मुझे। तो आप तो सोचोगे यार मुझे को तो इंग्लिश में मी बोलते हैं तो मी लाइक टीचिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यह बच्चों मी नहीं आएगा, या सिर्फ आई आएगा। वजह क्या है? या माई भी नहीं आएगा, यहाँ माइन भी नहीं आएगा, और यहाँ बच्चों क्या, यहाँ सिर्फ यू आएगा, यहाँ योर नहीं आएगा, और यहाँ योर्स भी नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह यह है बच्चों, जरा ध्यान दो। ये देखो नियम है, सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के पहले यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन आया, क्या बोला मैंने? वर्ब के पहले यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन आया तो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। लेकिन बच्चों अगर वर्ब के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आया, वर्ब के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आया तो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। जैसे आई लाइक शी नहीं हो सकता बच्चों, आई लाइक शी, ध्यान देना, आई लाइक शी नहीं हो सकता। वजह ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, याद करो, आई लाइक हर। उसी तरीके से मुझे तैरना पसंद है तो मी लाइक, या मुझे तुम पसंद हो तो मी लाइक यू, ये भी गलत है, क्योंकि लाइक एक वर्ब है और वर्ब के पहले बच्चों मुझे नहीं आ सकता। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो आई होगा। इस फर्क को आप समझो, और इस फर्क को समझने के लिए बच्चों वो जो टेबल में आपको बार बार बताता हूँ उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसे उतारें। आपको सिर्फ मैंने कोई खास बात नहीं बताई है अभी तक, मैं सिर्फ ये बताया है मैंने कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिनका छूट गया बच्चों वो दोबारा लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं जब बोलूँ तो पूरा सेंटेंस वैसा वैसा सेट करके लिखा जाए। आप अपनी जो कोड लैंग्वेज है उसमें भी बातों को लिख सकते हैं ताकि आपके तथ्य समझ में आ जाए। क्लियर है? तो मैं समय की बचत करते हुए चलता हूँ। तो ज़रा बच्चों आप देखें, मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ऐसे यस जोड़ दिया जाता है जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं? जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसका हिंदी अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में क्या बोलना चाहिए? ता है जरूर आना चाहिए, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि। क्लियर है? आप बच्चों ये भी समझ लीजिए कि वर्ब के पहले अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, परंतु वर्ब के बाद अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। वर्ब के पहले अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और अगर वर्ब के बाद किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अब दो प्रश्न अनुत्तरित हैं अभी। एक प्रश्न तो बच्चों वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में बनता है और एक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बनता है। बच्चों पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं पहले इस बात को समझें। तो आप मुझे बताओ कि प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन तो सब जानते हो, सीता सुंदर लड़की है, नहीं सीता लड़की है और सीता सुंदर है। अब दो बार सीता क्यों बोलूंगा? एक ही तो कहूंगा सीता लड़की है, वह बहुत सुंदर है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पुनरुक्त दोष से बचने के लिए, हिंदी में आप पुनरुक्त दोष पढ़ते हो बच्चों, जो काव्य के गुण काव्य के दोष वगैरह में पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक ही चीज़ को दो बार बोलते हैं। जैसे कृष्ण का मुख सुंदर है, मंजू है, मनोहर है, तो आपने देखा कि मैंने बोला सुंदर है, मंजू है, मनोहर है, सबका माने एक है। तो सबका माने एक है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्त दोष बोलते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि संज्ञा, बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से क्या है कि पुनरुक्त दोष पैदा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? संज्ञा को हटा देते हैं और संज्ञा की एवज में किसका प्रयोग करते हैं? किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल सर्वनाम। उसी को हम सर्वनाम कहते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम माने सबका नाम, जिसका सबके लिए प्रयोग हो सकता है। एनीहाउ, तो बच्चों आप इस बात को समझिए कि जब मैं आपको कहता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, तो बच्चों आप तो जानते हो कि जब मैं बोलने वाला हूँ तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है जो बोलता है, वो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। एक मध्यम पुरुष होता है जो सुनता है,
जिसको आप सेकंड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन तो बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और बच्चों एक होता है थर्ड पर्सन जिसको आप अन्य पुरुष कहते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये टेबल बच्चों आपको कई बार समझाइए, एक बार और समझो आप। देखो सबसे पहले ये लिखा हमने सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के नीचे लिख दिया आई। फिर लिखा बच्चों हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा मी। और देखो ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चों पजेजिव, तो पजेजिव के नीचे लिख दिया हमने माई। हालांकि माई और माइन का चक्कर अलग है, वो भी समझा दूंगा आज मैं। तो ये बच्चों फर्स्ट पर्सन है एक वचन, और प्लूरल है तो अपने आप को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। ये फर्स्ट पर्सन हो गए। तो फर्स्ट पर्सन है तो बच्चों वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। और इधर बताओ क्या बन जाएगा, इधर अवर बन जाएगा। याद करना आप इनको याद करके आना, ठीक है ना। मैं भी क्या है कई दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने में और पढ़ाने का फ्लो क्रिएट करने में जो है एक थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, परंतु फिर भी आपको लगता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जैसा फ्लो होना चाहिए वो मैंने मेंटेन कर दिया है। आपको भी जो है उसमें आ जाना चाहिए, लहजे में, उसमें प्रवाह में आ जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो गए बच्चों, नहीं सॉरी, ये सिंगुलर और प्लूरल हो गए। अब मैं सेकंड पर्सन बोलता हूँ, ये यू है, तो यू बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा जरा बताना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू का यू ही होगा यू का यू ही होगा। और इसका पजेजिव क्या होगा, इसका पजेजिव होगा बच्चों योर। क्लियर हो गया। और देखो आप, ये ही है, ये शी है, ये इट है, और ये दे है, और किसी का नाम वगैरह भी इसी में शामिल है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो ही का जरा बताना, ही का हिम हो गया। क्लियर। और यहाँ क्या आ जाएगा, ही जा जाएगा। शी का जरा बताना, शी का बच्चों हर, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ भी हर। इट का जरा बताना, इट का इट, और यहाँ क्या जाएगा, इट्स। और दे का जरा बताना, दे का बच्चों देम होगा। क्या होगा, देखा तो देम होगा, और यह देर होगा। क्लियर है। एक बात अच्छे से समझ लो, इनका प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, जब भी होता है तो ये अपने साथ कोई नाउन जरूर लेकर आते हैं। जब भी होता है तो ये अपने साथ में कोई नाउन जरूर लेकर आते हैं। तो बच्चों आप इस टेबल को उतारिएगा, जल्दी से जल्दी उतारो आप इसको। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में।